हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एडमेट्रय में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस वक्त न्यूज़ में चल रहा है और जिस पे से आपके कोई भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम लोग विशेष गहन पुनरीक्षण भी बोलते हैं। किसका? आपकी मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल्स का। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि मतलब हर जगह से कई आपने खबरें सुनी होंगी कि बीएलओ ने सुसाइड्स कर लिया है ना? या फिर आप सुन रहे होगी कि बंगाल, केरल, इन सब में डिमांड उठ रही है कि ये जो एक्सरसाइज करी जा रही है इसको कैंसिल किया जाए। तो ऐसी क्या चीजें हो रही हैं? क्यों ये होना चाहिए? क्या इसका लॉजिक है? क्या इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है जिसके अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है पूरा एक्सरसाइज? तो वो अपन समझेंगे इस एक वीडियो में। मैं इस टॉपिक को इतना अच्छे से करवा दूंगी कि ये चाहे आपके प्री में पूछा जाए या आपके मेंस में या आपसे इंटरव्यू में, इसके बाद आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज गलत नहीं करोगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है ये है क्या। और सबसे पहली बात, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी मतलब क्यों कर रहे हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आना चाहिए, सबसे पहला आता है कि वाई, व्हाट, क्या है ये। फिर वाई, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है। फिर अपन जानेंगे कि ये अभी पूरा टॉपिक क्यों निकल के आया। तो अभी आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये इसके रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स क्या है, ताकि आप अपने एग्जाम में कॉपी में इसको मेंशन कर सको, जिससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि अच्छा आप करंट अफेयर से मतलब ताल्लुकात रखते हो। और लास्ट में अपन समझेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आंसर करते हैं, ये एसआईआर है क्या। तो बहुत से राज्यों में, जैसे राजस्थान में भी हुआ है ना, कुछ और राज्य है वहां पे भी होने वाला है। तो बिहार में जहाँ पे अभी चुनाव हुए थे, आपको पता है कि वहां पे एनडीए की सरकार जीत गई है, नीतीश कुमार जी वहां पे 10th टाइम सीएम बनने वाले हैं। तो बिहार में ये एक्सरसाइज हुई थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि 12 और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के 12 और ऐसे राज्य या फिर केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं जहां पे आप देखोगे ये एसआईआर की एक्सरसाइज होने वाली है। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि सपोज करो ये आप हो, ठीक है। अब आपको चुनाव में वोट देना है, आपका कोई फेवरेट कैंडिडेट है, आपको उसको वोट करके आना है। तो आप वोट करने कैसे जाओगे? जब आप जाते हो तो आप देखते हो एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होता तो आपको वोट करने नहीं दिया जाता। तो वो लिस्ट जिसमें सारे लोगों का नाम होता है जो वोट कर सकते हैं, है ना, वो होती है अपनी इलेक्टोरल रोल। क्या होती है वो? इलेक्टोरल रोल या फिर अपनी वोटर की सूची होती है वो, ठीक है। अब उस सूची में नाम कैसे दर्ज होता है? तो आपको पता है कि इंडिया में आपकी जो वोट करने की लिमिट है, जब आप 18 क्रॉस करते हो तभी हो सकते हो। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति जो होता है, बाहरी देश का व्यक्ति, वो हमारे यहाँ वोट नहीं कर सकता। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। या आप, या तो कोर्ट ने या कोई चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या फिर कोई ऐसे आयोग ने, बॉडी ने, है ना, लेजिस्लेटिव कोई एक्ट के अंदर, अधिनियम के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए इस पूरी प्रोसेस से। तो ये कंडीशंस होती हैं जब एक आदमी वोटर सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है, ठीक है। अब सपोज करो ये वोटर लिस्ट है। अब आपका नाम यूपी के कानपुर के एक छोटे एक कॉन्स्टिट्युएंसी में आपका नाम दर्ज है, ठीक है। अब आप 18 को हुए, आपका नाम दर्ज करवा दिया आपने, अपने बोला कि मैं वोट करूंगा। लेकिन आप पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले गए, करेक्ट है। और अब आपने वही नौकरी पा ली, अब आप वहीं रहने लग गए हो। तो सपोज करो कि आप बॉम्बे चले गए, अब आप महाराष्ट्र रह रहे हो। तो मुझे बताओ, अब आपको टेक्निकली तो महाराष्ट्र के, अगर आपकी इच्छा है कि आप वापस नहीं आ रहे हो, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि आपका जो नाम है वो यूपी की वोटर लिस्ट से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप 10-15 साल से वहां आ ही नहीं हो। आप तो माइग्रेट कर चुके हो। और अब आपका नाम कहाँ जुड़ जाना चाहिए? महाराष्ट्र में, करेक्ट है। वैसे ही आपने देखा होगा कई बार बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है ना। बहुत से नए लोग हो सकता है आपके शहर में आ गए हो, आपके गांव में आ गए हो, करेक्ट है ना। तो ये सारी चीजों को सही करने के लिए, जो भी त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, इनको सही करने के लिए ये जो वोटर की सूची होती है, ये जो इलेक्टोरल रोल होता है, इसका बार बार रिवीजन होता है, ठीक है। तो अपन एक एक शब्द समझ रहे हैं इसके अंदर, आप समझ में आ रहा है? अपन इसके अंदर एक एक शब्द समझ रहे हैं कि ये SIR में जो ये आर है, रिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मतदाता सूची है उसका रिवीजन होता है। अब होता क्या है, ये जो रिवीजन है ना, ये कौन करता है? तो आपको ये पता है आर्टिकल 324 के अंदर ये पूरा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो हमारा जो चुनाव आयोग है भारत का, वो ये पूरा काम करवाता है। उसी आर्टिकल 324 में, 324 में क्या लिखा है कि पूरे चुनावों का सुप्रिटेंडेंस, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल और उसका रेगुलेशन किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो कौन संभालता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपकी जो मतदाता सूची है उसको भी अपडेट कराने का काम, वेरीफाई कराने का काम, उसमें से कुछ नाम हटाने हैं, घटाने हैं, जोड़ने हैं, बढ़ाने हैं, वो सारा काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, या तो वो करेगी या उसके निर्देश में और बॉडीज कर सकती है जिनको वो नियुक्ति देगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये जो पूरा रिवीजन का प्रोसेस है, ये कौन सी अधिनियम धारा, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ लिया आर्टिकल 324 के अंदर है, वैसे आप पढ़ते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और एक होता है 1951। तो जनरली क्या होता है, 1950 वाले एक्ट में इलेक्टोरल रोल्स को लेकर, मतदाता सूची को लेकर कुछ कुछ बातें कही गई है। उसमें बोला गया है कि समय समय पर इसका रिवीजन करना चाहिए ताकि आपकी मतदाता सूची जो है ना वो एकदम साफ सुथरी, प्योर हो। ठीक है, उस मतलब उसमें आपके डेमोक्रेसी में जो फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की आप बात करते हो, उसका पूरा मूल आधार ही आपकी मतदाता सूची है। अगर आपकी मतदाता सूची खराब है, ठीक है, उसमें नए लोगों की एंट्री नहीं हुई है, जो पुराने लोग जा चुके हैं उनका हटाया नहीं गया है, चाहे वो मर गए हो या फिर वो माइग्रेट कर गए हो, तो क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो इस सूची को अपडेट करने के लिए प्रावधान 1950 जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वहां से भी आता है। उसके अलावा कुछ रूल्स बना रखे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसके अंदर भी आप देखोगे पूरी मतदाता सूची को अपडेट करने की बात की जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम अपडेट तो अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए, तो फिर इस चीज को लेके इतना मुद्दा क्यों उठ रहा है? देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अब सब मतलब ऐसा समझो कि एक तो काम होता है, जो एक तो होता है आप घर की सफाई करते हो और एक होता है आप दिवाली वाली सफाई करते हो। समझ में आ रहा है फर्क? देखो, रोज आपके घर में सफाई हो रही है, पर दिवाली वाली सफाई में बहुत कचरा निकलता है ना, वही चीज है। आपका जो रिवीजन है वो हर साल जब भी चुनाव होते हैं, चाहे आपके पंचायत के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, स्टेट वाले हो, है ना, एमएलए वाले हो, एमपी वाले हो, सब में वो जो मतदाता सूची होती है ना उसका रिवीजन किया जाता है। लेकिन ये जो रिवीजन होता है उसको जो एसएसआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसएसआर, मतलब उसको समरी रिवीजन बोला जाता है। कुछ इधर उधर नाम कर दिए, थोड़े नाम हटा दिए, थोड़े नाम ऐड कर दिए, लेकिन इतना बड़े लेवल पे जाके कि आप घर घर जाके, कि एक बूथ लेवल ऑफिसर जो है आपके घर पे आ रहा है, आपको पता है ना जब आप वोट देने जाते हो तो आप किसी बूथ पे जाते हो, तो अब क्या हो रहा है, बूथ लेवल का जो ऑफिसर है वो आपके घर पे आ रहा है, आपको पूरे चुनाव का फॉर्म दे रहा है, आपसे फिलअप करके वापस ले जाएगा, फिर उसको मैच करेगा पुराने डॉक्यूमेंट से, जिनके नाम नहीं थे उनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ठीक है, जो मर चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे। तो इतने बड़े लेवल पे, जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, वैसे इतने बड़े लेवल पे जो काम हो रहा है, ये बहुत सालों बाद हो रहा है। लास्ट टाइम जब इतना मतदाता सूची का पूरा आप देखोगे काम हुआ था, वैसे 4 बार हो चुकी है ऑलरेडी, 4-5 बार पहले भी हो चुका है ये काम। लास्ट बार जब ये हुआ था 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। मतलब 20 सालों से हम सिर्फ अब समरी रिवीजन ही कर रहे थे। अब करीबन 20 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पहली बार हो रहा है भारत में, बिल्कुल नहीं। पहले कितनी बार हो चुका है? 4-5 बार। लास्ट टाइम कब हुआ था? 2002 से 2004 के बीच में। ठीक है, तो ये फर्क है। दिवाली, ये स्पेशल समरी रिवीजन जो हर इलेक्शन में कभी भी कोई वोट वगैरह होते हैं तो उसके पहले होता है। ठीक है, लेकिन दिवाली वाली सफाई साल में एक बार, वैसे ये भी कुछ सालों में एक बार होती है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। समझ में आ गया? तो ये मोटा मोटा मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे देखो आपके स्क्रीन पे जो लिखा है कि ये अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मतदाता की सूची को हर एक घर में, घर घर जाके एक एक मेंबर को वेरीफाई कर रहे हैं। वो जैसे आपके घर में अगर 4 मेंबर है तो वो जो बीएलओ है वो 4 फॉर्म, 4 अलग अलग मेंबर्स के लिए 4 फॉर्म लेके आएगा, और उसमें आपको अपनी फोटो और अपना पुराना आधार, अपना पुराना वोटर आईडी, वो सब लिखना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसमें एक तरीके से आप फ्रेश इन्यूमरेशन कर रहे हो इलेक्टर्स का। अब इससे क्या होगा, आपकी एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना, आपके जो लोग हैं बस वही लोग आप देखोगे उसमें सूची में मेंशन रहेंगे, है ना, जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो ही रहेंगे। डुप्लीकेट एंट्री हो गई, इनवैलिड हो गई, जो एंट्री डिलीट होनी चाहिए क्योंकि अब वो दुनिया में ही नहीं रहे, तो वो सारे लोग हट जाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेट्स में होगा? देखो वैसे तो ये काम पूरे के पूरे भारत में होगा, बट क्योंकि ये इतना बड़ा काम है तो आप एक साथ सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे राज्यों में नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत जो थी वो बिहार से करी। बिहार के बाद 12 ऐसे स्टेट्स और राज्य और ऐसे यूटीज हैं जहां पे ये काम किया जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे, मतलब फेज आ रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अलग अलग फेजों में, अलग अलग राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में ये काम लिया जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया
कि बीएलओ आएगा आपके घर पे फॉर्म देके जाएगा, जिसको अपन लोग इन्यूमरेशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है आप पूरा भर दोगे, फिर वो आपके घर से ले भी जाएगा, वही लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुराना अपना डेटा वगैरह मैच करेगा, इसको डिजिटाइज करेगा पूरे फॉर्म्स को, ठीक है। और उसके बाद आपकी पहचान वेरीफाई होगी। तो अब जो आपके नए वोटर आईडीज बन के आएंगे ना, वो इस तरीके से होंगे कि वो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे, ठीक है। वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले हो और आप यहाँ पे वोट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मुद्दा न्यूज में है ही क्यों? मैम आपने बोला ये पहले भी होता था, ये पहले हो भी चुका है, 20 साल पहले की बात है, तो फिर ये वापस से अभी इतना सुर्खियों में क्यों आया है? प्रॉब्लम क्या है, कोई भी चीज जब बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो लोगों को याद नहीं रहती। पॉलिटिकल पार्टीज बदल गई, लोग बदल गए, नई जनरेशन आ गई, मिलेनियल्स और जनरेशन जी से अब अल्फा बीटा गामा आ गए, समझ आ रहा है? तो लोगों को ना ज्यादा कुछ याद नहीं है कि पुराना क्या हुआ। दूसरा है, बहुत सारे बीएलओ जो है इस वक्त स्ट्रेस में है। ये बीएलओ कौन होते हैं? इनको अपन बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। एक बूथ पे जनरली कितने लोग वोटिंग देते हैं? लगभग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर रहता है कि 1000 से ज्यादा लोग एक बूथ पे ना रहे, नहीं तो ओवर क्राउडिंग और फिर लड़ाई झगड़े उन सबके चांसेस रहते हैं। पर मैक्सिमम 1200 लोग तक जा सकते हैं। कहाँ तक? 1200 लोग तक। तो 1000 से 1200 लोग एक बूथ पे रहते हैं जो वोट करने आते हैं। तो उन्हीं के जो घर वगैरह हैं, उन्हीं में बीएलओ जाके अपने सारे काम करता है। अब बहुत सारे राज्यों से, राजस्थान, यूपी, है ना, केरल, वेस्ट बंगाल, वहां से खबरें आ रही थी कि बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है ना, सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देखोगे ये ज्यादा सुर्खियों में आ गया। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ऑपोजिशन पार्टीज, वो ये बोल रही है एक तरीका है जिससे रूलिंग पार्टी जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि वो अपने अपने वोटर्स रख लेगी और बाकी लोगों को निकाल देगी। अब देखो, एलिगेशंस तो लगते रहते हैं, बट बीएलओ कौन है वो समझो। आपको पता है अपने यहाँ पे जो इलेक्शन का काम होता है, जब इलेक्शन भी करवाने होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जेईएन, एईएन, है ना, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, इन सबकी ड्यूटीज लगती है। तो यही लोग बीएलओ भी बनते हैं, जो अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, अपनी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो गई, है ना, टीचर्स वगैरह हो गए, इनको बीएलओ बना देते हैं। तो यही जाके अब ये काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनको अपनी रेगुलर काम से छुट्टी मिल रही है, उनको वो भी करना है, और उसके बाद उनकी जब वो ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद इनको ये वाला काम करना है, ठीक है। अब इनको हेल्प कौन करेगा? तो बीएलओ को जो हेल्प करने के लिए एक बूथ लेवल एजेंट होते हैं। वो कौन होते हैं? ऑब्वियसली सहायक बीएलओ वगैरह भी होते हैं, बट बूथ लेवल एजेंट कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जो इल्जाम लगा रही है कि ये प्रोसेस गलत है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बूथ लेवल एजेंट बनाने हैं। मतलब सपोज करो, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज करो कि राजस्थान में 50,000 बूथ है, ठीक है ना, 50,000 बूथ है। तो अब वो जो 50,000 बूथ है, तो हर पार्टी को बोला जाता है कि आप 50,000 लोगों को, या जितने भी आपके पास लोग हैं, हर एक को एक बूथ लेवल एजेंट बना दो, ठीक है। ताकि तो हर पार्टी, सपोज अपने यहाँ पे मेजर पार्टी है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आपकी सीपीआईएम हो गई, है ना, तृणमूल कांग्रेस हो गई, आप हो गई, तो हर पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट जो है वो अपॉइंट कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी बूथ लेवल ऑफिसर जाएगा कोई काम करेगा, तो बूथ लेवल एजेंट्स को अपने साथ लेके जा सकता है। एक तो उससे काम में थोड़ा सा हाथ बटाएगा, बीएलओ बीएलए जो होता है बीएलओ के साथ काम में हाथ बटाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी पार्टी बाद में ये नहीं बोल सकती कि इस प्रोसेस में गलत हुआ है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वाइटेड होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो एक कट ऑफ नंबर क्रॉस करती है, कि वो अपने एजेंट को यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है बीएलओ के साथ, देखने के लिए कि कोई हेराफेरी ना हो रही हो, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है? देखो, एसआईआर करना क्यों है? हम समय समय पे ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आपको, कोई भी आप चुनाव करवा रहे हो, उसके लिए आपको एक अच्छी क्रेडिबल, साफ सुथरी, भरोसेमंद वोटर लिस्ट तो चाहिए ना। भाई आपको पता तो हो कि इतने वोटर हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप गलत वोटर लिस्ट के साथ वोट करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, मिसकैलकुलेशन होगी, आप सही से इंतजाम नहीं कर पाओगे, लॉजिस्टिक्स अरेंज नहीं कर पाओगे, है ना, वो सारी चीजें। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सैंक्टिटी तो इस चैप्टर के शुरू होने पे ही समझ ली थी। अब ईसीआई के पावर मैंने आपको पहले बता दिया है कि पूरा काम कौन कराता है, ईसीआई। और ईसीआई को एक तो अपने आर्टिकल 324 जो अपना संविधान के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, और दूसरा अपना सेक्शन 21 है आरपीए का, वहां से ये पावर मिलती है कि वो इस वोटर सूची को बार बार प्योर कर सके, उसको शुद्ध कर सके, ठीक है। अब इसका प्रोसेस प्रोसेस बहुत ईजी है, बाय चांस के लिए कि कोई आपसे पूछ ले, इसको ना ऐसे विजुअलाइज करो, ये छोड़ो स्क्रीन पे क्या लिखा है, बस इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है कि गणना से पहले, फिर होता है गणना वाला चरण, ठीक है। फिर जो तीसरा चरण होता है वो होता है आपका कि ड्राफ्ट रोल बनाए जाएंगे। फिर अगर किसी को वाद विवाद है तो चौथा, आप वहां पे जाके दावे पेश करोगे, आपत्तियां दर्ज करोगे। और लास्ट में होता है आपका अपील। मैम आपने ये क्या बता दिया? कोई नहीं, आप मेरे साथ बने रहो, अपन इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये बीएलओ जो भी ऑफिसर इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले तो ये समझो, सबसे ऊपर कौन आता है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट में कौन आता है आपका, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, जिसको अपन सीईओ बोलते हैं। फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है।
आपके जो वोटर आईडी पे साइन होते हैं वो किसके होते हैं? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ के, ठीक है। जो बूथ को मैनेज करता है वो होता है प्रिसाइडिंग मैनेजर, ठीक है। जो पोलिंग कंडक्ट करवाता है वो होता है पोलिंग ऑफिसर। समझ रहे हो? तो अलग अलग ऑफिसर के अलग अलग काम बटे होते हैं, ठीक है। अब ये जो बीएलओज हैं, ईआरओज हैं, समझ में आ रहा है? मेरा नाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ठीक है। ये सारे लोगों को सबसे पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उनको समझाया जाएगा, जो आपके इन्यूमरेशन फॉर्म है जो भरवाने हैं वो सब प्रिंट होंगे। अब प्रिंट हो गए, उसके बाद क्या होगा? बीएलओ आपके घर तक आएगा। सपोज आप घर पे नहीं थे, शॉपिंग चले गए, फिर तो वो 3 बार आपके घर की विजिट करेगा। नहीं तो आप भी ऑनलाइन जाके वो फॉर्म भर के ईसीआई की वेबसाइट से ही सबमिट कर सकते हो। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो बीएलओ आपके घर से कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब उसमें से वो पुराने रिकॉर्ड से और आपके नए डॉक्यूमेंट से मैच करके जो भी मृतक लोग हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, है ना, जो नॉन एलिजिबल लोग हैं, उन सबको वहां से हटा देगा, ठीक है। ये जो नए पूरे देखो, इसमें ना 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है आपको कि आपने फॉर्म जमा कर दिए, बीएलओ ले गया, अब आपका नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है। फिर होता है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जो मतदाता की सूची है उसका एक ड्राफ्ट, नया ड्राफ्ट बना के पेश किया जाएगा। इन सबकी डेट फिक्स कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 4 दिसंबर को ये ड्राफ्ट आ जाएगा 12 स्टेट्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जो भी अब सपोज करो कि आप तो लेजिट वोटर थे लेकिन आपका नाम बाई चांस एलिमिनेट हो गया, तो फिर आता है नेक्स्ट चरण जिसमें आप दावे या आपत्तियां पेश कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको हियरिंग और डॉक्यूमेंट चेक करवाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और फाइनली सपोज करो आप उनसे खुशी नहीं हो, आपको लगा नहीं आपने गड़बड़ करी है, ऑफिसर ने गड़बड़ कर दी है, तो फिर आप अपील करते हो, ठीक है। जनरली इस पूरी प्रोसेस को कौन संभालता है? एसडीएम। तो पहली अपील आपकी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और जो सेकंड अपील होती है वो पूरे स्टेट का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है ना, उसके पास जाती है। और वन सारे दावे आपत्तियां सब रीड आउट हो जाती है, उसके बाद होता है आपका फाइनल रूल्स जो पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी पूरी प्रक्रिया। इनफैक्ट ये आपको पता होनी चाहिए एज अ नागरिक ऑल्सो, ठीक है। तो ये स्पेशल समरी रिवीजन जो मैं आपको बता रही थी, और जो आपका एसआईआर है ना, जो अपना इंटेंसिव रिवीजन था, उसके बीच का डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो होता है बस आप नॉर्मल सफाई कर रहे हो, और एक होता है दिवाली वाली सफाई, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए। फिर ऑब्जेक्टिव तब हमें क्लियर हो गया है, उद्देश्य क्या है एसआईआर का? भाई हमें अपनी वोटर की जो लिस्ट है उसको कंप्लीटली शुद्ध बनाना है, उसको एक्यूरेट बनाना है, और उसको इंश्योर करना है कि वो पूर्णतः राइट है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 800 वोटर हैं, तो 800 एक्चुअल में होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि 600 ही वोटर हो या 1200 वोटर हो, तो गलत लिस्ट नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? आप परमानेंटली उन लोगों को हटा दोगे जो अब वोटिंग नहीं कर रहे हैं। ये वो वाली लिस्ट होती है जो, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन करते हैं? एक तो माइग्रेशन वर्कर्स करते हैं, है ना, काम के लिए। एक आपको पता है महिलाएं शादी की वजह से इधर उधर शिफ्ट करती है। और एक जो यूथ होते हैं जो 18 साल के भी होने वाले हैं, तो वो भी फिर नया वोटर लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं। तो इन सभी को इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए, इलेक्शंस को ट्रूली इंक्लूसिव बनाने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जाती है। बट वही, जब एक्सरसाइज इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा कोई काम होता है, तो फिर आते हैं कंट्रोवर्सीज और विवाद, ठीक है। आपत्तियां, आपत्तियां क्या है? आपको पता ही है कि बीएलओ का बहुत सारा काम बढ़ रहा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फैमिलीज कंप्लेन कर रही हैं कि हम बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सुसाइड्स के केसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, देखो हमेशा ऐसा होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है ना, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती ही बोलती कि भाई बिल्कुल भी वेरिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, जेन्युइन वोटों को का नाम निकाल दिया जा रहा है, रॉन्गफुल वोटों को लाया जा रहा है। आपको वैसे भी पता है कि अभी वोट चोरी के इल्जाम लग रहे थे, ठीक है। ऊपर से आप देखोगे, अब जैसे कई लोग हैं वो छत्तीसगढ़ या बिहार के रहने वाले हैं अब, लेकिन वो मुंबई में काम करते हैं। अब बीएलओ बोल रहा है कि मैं 3 बार विजिट करूंगा, पर वो बोल रहे हैं कि हम क्या सिर्फ अपनी सूची को अपडेट कराने के लिए अब बिहार से, मतलब सॉरी, महाराष्ट्र से अब बिहार वापस जाए, है ना। तो खर्चा बहुत ज्यादा है, और अगर वो विजिट मिस हो गई तो उनका नाम ही चला जाएगा, ठीक है। तो वो सारा डर भी है। फिर ऊपर से प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल मैचिंग की, है ना। स्पेसिफिकली आप देखोगे उन लोगों के जिनके आधार अपडेटेड नहीं है, समझ में आ रहा है। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सपोज करो, लास्ट एक्सरसाइज कब हुई थी एसआईआर वाली? 2002 से 2004 के बीच में। तो जिन लोगों ने तब अपना करवा लिया, ठीक है, और उनके नाम वहां से मैच कर गए ना, उनकी जगह बदली ना कुछ, तो उनके तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं। लेकिन जिनका नाम वाम चेंज हो गया है, उनकी जगह चेंज हो गई है, तो उनके लिए फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब उस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, कुछ 12 डॉक्यूमेंट्स थे जो ईसीआई ने बोले थे कि आप पासपोर्ट हो गया, कोई मतलब यहाँ के लोकल ऑफिसर का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे करके उन्होंने 12 चीजें बताई थी कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसमें आधार एक्सेप्टेबल नहीं था, समझ में आ रहा है। तो फिर लोग ईसीआई गए, तो ईसीआई ने बोला, सॉरी, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला आधार और उसके साथ कोई एक और प्रूफ आप लगा सकते हो जो इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप देखोगे इसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं।
पर क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, आप लोग जो भी सब एग्जाम लिख रहे हो, आप क्रिटिकली एनालाइज करो कोई भी स्कीम को, उसके प्रोज देखो, कॉन्स देखो, उसके नुकसान देखो, फायदे देखो, लेकिन लास्ट में अगर कोई सरकार कोई कदम ले रही है और वो आउटराइटली गलत नहीं है, तो हमेशा आंसर को पॉजिटिव नोट पे एंड करना। वे अहेड क्या होना चाहिए कि जो भी इसमें त्रुटियां आ रही है, या जो भी इसमें चैलेंजेस हैं, या जो भी इसमें परेशानियां हैं, उनको दूर करना है। सबसे पहला काम परेशानी का क्या है? बीएलओ के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वर्कफोर्स बढ़ाओ। ठीक है, अब इसमें आप कोई प्राइवेट एजेंसीज को भी हायर कर सकते हो, उनको पेमेंट बेसिस पे रख सकते हो। ठीक है, मैनुअल वर्कलोड जो है एक आदमी पे वो कम करो। दूसरा, इसमें ना बिहार के जो सीईओ है, उन्होंने ये कहा था कि क्यों ना हम एआई को यूज करें। भाई, जब एआई से लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हो ह्यूमन रिसोर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो एआई तो एक बार में इतनी सारी जो मतदाता सूची है, उनसे डुप्लीकेट लिस्ट अपने आप हटा देगा। तो एआई से आप डुप्लीकेशन हटा सकते हो, जो लोग निकल गए हैं उनको हटा सकते हो, डिजिटल मैपिंग कर सकते हो प्रॉपर। तो एआई और टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। फिर तीसरी चीज क्या है? ये जो फील्ड स्टाफ है ना, इसमें बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। ठीक है, इन रूमर्स को अगर शांत नहीं करोगे ना, तो कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो सकती। तो इन रूमर्स को कैसे शांत किया जाए? तो इन रूमर्स को शांत करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फील्ड ऑफिसर्स को प्रॉपरली ट्रेन करो। और ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उनको काम कराना चाहिए। फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है, जो भी सरकार काम करती है स्पेसिफिकली इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि लोगों में ये डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भी मतलब कोई भी पार्टी आके अपने हित में काम करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। जो कर रहे हो उसकी हमेशा मेजर एक अवेयरनेस क्रिएट करो, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कोई धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, सबके साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करो, सबको बताओ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी भी स्टेज पे अपील कर सके कि ये प्रोसेस गलत जारी है। फिर इसमें अर्बन वर्सेस रूरल का जो प्रॉब्लम आता है कि भाई अर्बन लोग आप ले लोगे तो ऐसा नहीं हो कोई गांव छूट जाए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। फिर एक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। आप बोलते हो कि आप अपनी ग्रीवांस को जाके ऐप से या वेबसाइट से लॉन्च कर सकते हो। भाई, आज भी इंडिया में 24% लोग इलिटरेट हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या वोट करने का अधिकार उन्हें नहीं है? तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था बना रखी है, वो भी देखो। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो आप 20 साल में कर रहे हो, भाई दिवाली की सफाई भी इंसान साल में एक बार तो करता ही है। तो ये प्रोसेस आप, चलो आप ये बोल रहे हो कितना बड़ा काम है, हम साल में एक बार नहीं कर सकते, 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल बाद कौन करता है? ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें पैसा, समय, टाइम बहुत कुछ जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि 20-20 सालों में ना करके एटलीस्ट 8-10 सालों में एक बार एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि 8-10 सालों में बहुत कुछ हेरफेर हो जाता है। भाई 8-10 सालों में जब आपका सेंसस आ रहा है, तो 10 सालों में एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए? और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप आधार को बाकी सारी चीजों से लिंक कर रहे हो, आपने बोल दिया कि आधार और पैन कार्ड को कंपलसरी लिंक करना है, नहीं तो अब से आप अपना अकाउंट ही ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आधार को आपके स्कूल डेटाबेस से इंटीग्रेट करना है, नहीं तो बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं ले पाएंगे। आधार को आपके मोबाइल सिम खरीदने के लिए कंपलसरी कर दिया, नहीं तो आपको मोबाइल सिम नहीं मिलती है। ऑल तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट बोला है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना किसी मोबाइल वेंडर के पास, आपको कोई सिम नहीं देगा विदाउट आधार। ठीक है, तो जब आप आधार को इतनी सारी चीजों से इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप एक नेशनल यूनिफाइड वोटर डेटाबेस ही बना लो ना, जिसको आधार से इंटीग्रेट कर दो। वॉलंटरी रखो, बट क्योंकि ऑलमोस्ट 99% लोग आधार में कवर्ड है, तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन सकता है ये बाकी सी चीजों को कवर करने के लिए। और ऑब्वियसली प्राइवेसी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, इंश्योर करने के लिए कि कोई भी डेटा लीक ना हो। ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा है। आपके वोटर आईडी में आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है। ठीक है, साथ में आप देखोगे आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो, तो है ना, तो आप फीमेल हो, मेल हो, तो बहुत सारी चीजें होती है, आपकी फोटो भी होती है। तो ऑब्वियसली इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों का डेटा प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे। तो उम्मीद है कि आपको SIR, ठीक है, अपना जो वोटर सूची है उसका पुनरीक्षण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम फिर से मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।